हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग पंचकर्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17th टॉपिक देख रहे थे फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 9 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका स्नेहवस्ती के व्यापद। तो स्नेहवस्ती के व्यापद कितने बताए गए हैं? तो 6 बताए गए हैं स्नेहवस्ती के व्यापद। कौन से हैं? तो पहला है आपका वातावृत, ठीक है, यानी कि जब वात आवृत कर लेगा। फिर है पित्तावृत, यानी कि पित्त दोष जब आवृत कर लेगा। फिर है कफावृत, यानी कि कफ दोष आवृत कर लेगा। फिर है पुरुषावृत, अन्नावृत, अभुक्त स्नेहवस्ती। ठीक है, स्नेहवस्ती के 6 व्यापद हैं: वातावृत, पित्तावृत, कफावृत, पुरुषावृत, अन्नावृत, अभुक्त स्नेहवस्ती। स्नेहवस्ती पित्तावृत होने पर दह, राग, तृष्णा, मोह, ज्वर और तमक श्वास हो जाता है। तो स्नेहवस्ती जब पित्तावृत होता है तो क्या होता है? दह, राग, तृष्णा, मोह, ज्वर और तमक श्वास हो जाता है। ये स्नेहवस्ती के पित्तावृत होने पर होता है। स्नेहवस्ती जब अन्नावृत होता है तो छर्दी, मूर्छा, अरुचि, ग्लानि, शूल, निद्रा और अंगमर्द हो जाता है। तो स्नेहवस्ती जब अन्न से आवृत होते हैं तो क्या होता है? छर्दी, मूर्छा, अरुचि, ग्लानि, शूल, निद्रा और अंगमर्द होता है। ये स्नेहवस्ती के अन्नावृत होने पर होते हैं। फिर बात करते हैं प्रत्यागमन काल। तो प्रत्यागमन काल में क्या बताया गया है? तो अनुवासन वस्ती में 3 याम या 3 प्रहर यानी कि 9 घंटे का होता है। तो प्रत्यागमन काल क्या होता है? अनुवासन वस्ती में 3 याम या 3 प्रहर यानी कि 9 घंटे का होता है। यदि उत्तर काल में वस्ती बाहर नहीं आती है, तो यदि उत्तर काल में वस्ती बाहर नहीं आती हो, ऐसी स्थिति में तीक्ष्ण निरुवस्ती द्वारा शोधन करें। तो यदि उत्तर काल में वस्ती बाहर नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में तीक्ष्ण निरुवस्ती के द्वारा शोधन करें या गुदा में फलवर्ती लगा करके विरेचन कराना चाहिए। तो यह गुदा में फलवर्ती लगा करके क्या है? विरेचन कराना चाहिए। फिर मात्रावस्थी के विषय में बताया गया है। तो मात्रावस्थी में क्या बोला है? कर्म व्याम भार अध्व न स्त्री कर्षिते कर्षितेषु च दुर्बलेन वातभपन्ने च मात्रावस्थी सदा मता। यानी कि मात्रावस्थी का प्रयोग जो बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं, भार के वजह से अपने से ज़्यादा भार को उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्त्री का प्रसंग करने की वजह से कर्षित हो गया है, दुर्बल है, वात भग्न है, ठीक है, ऐसे वस्ती में मात्रावस्थी का सदा प्रयोग करना चाहिए। फिर मात्रावस्थी की मात्रा के विषय में बात कर लेते हैं। तो चरक ने क्या बोले हैं? तो चरक ने बोले हैं यथेश यथेष्ट आहार चेष्टस्य सर्वकाला निरत्यया हस्वाय स्नेह मात्राय मात्रावस्थी समो भवेत। यानी कि सर्वकाल उपद्रव रहित तथा मात्रावस्थी की मात्रा स्नेहपान की हास्व मात्रा है। तो सर्वकाल उपद्रव रहित मात्रावस्थी की मात्रा स्नेहपान की क्या है? हास्व मात्रा है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं नस्य कर्म के विषय में। तो नस्य कर्म में क्या बताया है? नस्त कर्म च कुर्वन्ति शिरोरोगेषु शाश्वती शिरोरोगेषु शास्त्रवित् द्वारम ही शीर्षो नासा ते तद्वाप्त हन्तितान। तो नस्य के कर्म के विषय में क्या बताया है? शिरोरोग जो होते हैं, ठीक है, उसमें मेनली नस्य कर्म दिया जाता है। द्वार ही शीर्षो नासा, ठीक है, क्योंकि क्या है? सिर को ही नासा का द्वार बोला गया। चरक ने नस्य के 5 भेद बताए हैं, वांगभट ने 3 भेद बताए हैं, सुश्रुत ने 2 भेद बताए हैं, सारंगधर और कश्यप ने भी 2 भेद बताए हैं। तो ये नस्य के भेद बताए हैं। चरक ने 5, वांगभट ने 3, सुश्रुत ने 2, सारंगधर व कश्यप ने 2। मात्रा के विषय में बात कर लेते हैं नस्य की। तो नावन में क्या बोला गया है? तो औषधि सिद्ध स्नेह में कपास पिच्चू को डुबा करके नासा में बिंदु डालते हैं, ठीक है, तो ये नावन नस्य है। ये 2 टाइप के होते हैं, स्नेहन और शोधन, ठीक है। तो औषध सिद्ध स्नेह में कपास पिच्चू को डाल करके नाक में डुबाते हैं, तो वो क्या है? नावन नस्य है। 2 टाइप के होते हैं, स्नेहन और शोधन। और पीड़न नस्य किसको बोलते हैं? तो औषध के कल्क को कपड़े में रख कर उसका रस नाक में टपकाते हैं, तो उसे औपीड़न नस्य बोलते हैं। तो औषध के कल्क को कपड़े में रख करके उसका रस नाक में टपकाते हैं, तो उसे औपीड़क नस्य कहते हैं। ये आपके स्तंभक और शोधक, ये 2 टाइप के हैं। फिर है ध्यापन। तो ध्यापन क्या बोला गया? तो 6 अंगुल लंबी
नली में औषध चूर्ण को भरकर नाक में फूंक कर नस्य दिया जाता है तो उसे अपन ध्यापन कहते हैं। तो 6 अंगुल लंबी नली में औषध चूर्ण को भरकर नाक में फूंक करके नस्य दिया जाता है उसे ध्यापन नस्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चूर्णस्य ध्यापनम तद्वि देह स्रोतस्य विशोधनम। फिर है धूम्र। तो धूम्र में क्या बताएं, औषध सिद्ध धूम्र को नाक से खींचना, ये आपका धूम्र नस्य है। ये भी 3 टाइप के होते हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। फिर है प्रतिमर्श नस्य। तो स्नेह में अंगुली डुबोकर स्नेह की बूंद नाक में टपकाना प्रतिमर्श नस्य कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, मर्श और प्रतिमर्श। फिर क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रेचन जो कफज रोगों में प्रयोग करते हैं, तर्पण जो वातज रोगों में प्रयोग करते हैं, और समन जो वात पित्तज रोगों में प्रयोग करते हैं। तो रेचन कफज रोगों में, तर्पण वातज रोगों में, शमन वात पित्तज रोगों में प्रयोग किया जाता है। पांग भट्ट अनुसार त्रिविध नस्य है। तो विरेचनम विरहणम च समनम च त्रिविधो अपि। विरेचन, विरहण और समन ये 3 प्रकार के नस्य वांग भट्ट अनुसार। सबसे पहले विरेचन नस्य। तो विरेचन नस्य में बताया है शिरशूल, अभिष्यंद, गल रोग, पीनस व अपस्मार रोग होते हैं। तो विरेचन नस्य में क्या है, शिरशूल, अभिष्यंद, गला रोग, पीनस व अपस्मार होते हैं। वृहण नस्य में बताया गया है कि वातज, शिरशूल, स्वरक्षय, नासा रोग, ठीक है, सूर्यावर्त एवं अबाहु होता है। ठीक है, तो वृहण नस्य में वातज, शिरशूल, स्वरक्षय, नासा, शोष, सूर्यावर्त एवं अबाहु होते हैं। फिर है आपका समन नस्य। तो समन नस्य में नीलिका, व्यंग, केश रोग तथा अक्षी रोग में अपन समन नस्य का प्रयोग करते हैं। तो नीलिका, व्यंग, केश रोग तथा अक्षी रोग में समन नस्य का प्रयोग करते हैं। सुश्रुत अनुसार 2 बताए गए हैं, स्नेहन और शिरोविरेचन। ठीक है, तो सुश्रुत अनुसार 2 बताए गए हैं, स्नेहन और शिरोविरेचन। पुनः इसके 5 भेद बताए गए हैं, नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श और पीड़क तथा प्रदमन। पुनः इसके सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं, नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श और पीड़क एवं प्रदमन। नस्य के परिणाम के विषय में बात करते हैं तो प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बूंद बताया गया। तो प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बूंद है। और पीड़क नस्य की मात्रा अगर देखें तो पीड़क नस्य की उत्तम मात्रा 8 बिंदु बताए गए हैं। तो अपीड़क नस्य की उत्तम मात्रा 8 बिंदु, मध्यम मात्रा 6 बिंदु, हास्य मात्रा 4 बिंदु है। तो पीड़क नस्य की उत्तम मात्रा 8 बिंदु, मध्यम मात्रा 6 बिंदु, हास्य मात्रा 4 बिंदु है। मर्श नस्य की उत्तम मात्रा 10 बिंदु, मध्यम मात्रा 8 बिंदु, हास्य मात्रा 6 बिंदु है। तो मर्श नस्य की उत्तम मात्रा 10 बिंदु, मध्यम मात्रा 8 बिंदु और हास्य मात्रा 6 बिंदु है। फिर स्नेहिक नस्य की मात्रा, ठीक है, उत्तम मात्रा 8 बिंदु, प्रथम 8 बिंदु, द्वितीय 32 बिंदु और तृतीय 64 बिंदु बताया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर धूम्र नस्य की मात्रा। तो धूम्र नस्य की मात्रा प्रायोगिक का 34 अंगुल, स्नेहिक का 32 अंगुल और विरेचनिक का 24 अंगुल बताया गया। धूम्र नस्य की मात्रा प्रायोगिक का 36 अंगुल, स्नेहिक का 32 अंगुल और विरेचनिक का 24 अंगुल बताया गया। फिर नस्य के काल के विषय में बात कर लेते हैं। तो नस्य का काल प्राविट, शरद और वसंत ऋतु है। ठीक है, तो प्राविट, शरद और वसंत ऋतु ये क्या है, नस्य का काल है। नस्य कर्म हेतु व्यय के विषय में बात करें तो नस्य कर्म हेतु व्यय 8 से 80 वर्ष का होता है। तो नस्य कर्म हेतु जो एज है वो 8 से 80 वर्ष का होता है। नस्य काल मर्यादा के विषय में बात करें तो 21 दिन का होता है। तो नस्य काल जो मर्यादा है वो 21 दिन का बताया गया। फिर दोष अनुसार नस्य के काल के विषय में बात करें तो दोष अनुसार नस्य का काल बताया गया है कि प्रातः कफज रोगों में, मध्यान्ह पित्तज रोगों में और सायं व रात्रि वातज रोगों में प्रयोग करते हैं। तो दोष अनुसार नस्य का काल प्रातः काल कफज रोगों में, मध्यान्ह पित्तज रोगों में, सायं व रात्रि को वातज रोगों में प्रयोग करते हैं। फिर नस्य देने का काल बताया गया। क्या बोला गया, नस्य देने का काल स्वस्थ वृत्ति तु पूर्वाहे शरत्य काल वसंतयो शीते मध्य दीने ग्रीष्मे सायं वर्षसु सातपे। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वाहन में देना चाहिए, शीत ऋतु में मध्याह्न में और वर्षा ऋतु में दुर्दीन को छोड़ करके देना चाहिए। यह नस्य देने का काल है। फिर वांग भट्ट अनुसार स्वस्थ अवस्था यह शरद व वसंत में पूर्वाहन में देना है। तो वांग भट्ट अनुसार स्वस्थ अवस्था शरद और वसंत में पूर्वाहन में देने के लिए बोले हैं। शीत में मध्य दिन में देना है, तो शीत में मध्य दिन में देना है। वर्षा में सूर्योदय, सूर्य दिखने पर देना है। तो शीत में मध्य दिन में,
वर्षा में सूर्य दिखने पर और ग्रीष्म में सायं काल में अपने को देने। फिर प्रतिमर्श नस्य के काल के विषय में बात करें तो 14 बताया है सुश्रुत ने। प्रतिमर्श नस्य का जो काल है वो सुश्रुत ने 14 बताया। फिर नस्य के पश्चात कर्म क्या है, तो नस्य के पश्चात बताया गया है कर्म ततो नस्त कृते धूम पीबते कफ विनाशनम, अर्थात नस्य पश्चात कफनाशक धूम्रपान कराना चाहिए। तो अर्थात नस्य के पश्चात कफनाशक धूम्रपान कराना है। फिर नस्य पश्चात गर्म जल का पान करें, पथ्य भोजन करें तथा निर्वात स्थान में रहें। तो नस्य के पश्चात गर्म जल का पान करें, पथ्य भोजन करें व निर्वात स्थान में रहें। फिर है शिरोविरेचन। तो शिरोविरेचन में क्या बोले हैं, तो सर्वप्रथम सिरा प्रदेश का स्वेदन करें व हस्ततल का स्वेदन करें। ठीक है, तो शिरोविरेचन में क्या है, सर्वप्रथम सिर प्रदेश का स्वेदन करें फिर हस्ततल का स्वेदन करें। फिर शिरोविरेचन का सम्यक योग, अयोग व अतियोग के विषय में बात करते हैं। तो शिरोविरेचन का सम्यक योग का लक्षण है पूरा सिर लघ्वा इंद्रियश्च स्रोत विशुद्धि भवेत विशुद्ध, यानी कि पूरा सिर में लघुता आ जाती है, इंद्रियों की व स्रोतसों की विशुद्धि हो जाती है। यह सम्यक योग का लक्षण है शिरोविरेचन का। फिर अयोग का क्या लक्षण है, तो गलोपलेप शिरो गुरुत्वम निष्ठावन चाप्यथ दुर्विरक्ते हैं। तो गलों में उपलेप, सिर में गुरुता, स्टीवन, ठीक है, तथा दुर्विरक्ता, ये अयोग का लक्षण है। अतियोग का क्या लक्षण है, तो सिरो अक्षी संख श्रवण अर्थितोद, ठीक है, तो सिर हो गया, अक्षी हो गया, संख हो गया, श्रवण में अर्थितोद का होना, अव्यतर्थ शुद्धे तिमिरश्य पश्येत, ठीक है, तो ये अतियोग का लक्षण है। व्यापद के विषय में बात करें तो 2 प्रकार के व्यापद बताए गए हैं। स्नेहिक नस्य द्वारा 2 उत्क्लेश जन्य व्यापद होते हैं। ठीक है, तो स्नेहिक नस्य के द्वारा 2 उत्क्लेश जन्य व्यापद होते हैं, चिकित्सा में शोधन व समन करते हैं। शिरोविरेचन के द्वारा 2 क्षय जन्य व्यापद होते हैं, जिसमें अपन व्रीहण चिकित्सा करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।